हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आप देख रहे हैं डी यू बी एड एंट्रेंस 2021 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। हम पार्ट नंबर 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और हमारा जो 51वां क्वेश्चन था वो 32 क्वेश्चन से स्टार्ट था। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया है, द डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्डेमम हिल, नालामाला हिल, नीलगिरी हिल, या फोर्थ ऑप्शन इज़ अनाई मलाई हिल। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी नीलगिरी हिल। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो नीलगिरी जो हिल है वो तमिलनाडु में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 में कार्डेमम हिल्स दे रखा है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। कार्डेमम हिल्स को येलामाला के नाम से भी जाना जाता है और ये केरला और तमिलनाडु में उपस्थित है। और जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है अनाईमलाई हिल, इसको एनामाला के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है इसको बोलते हैं एलिफेंट माउंटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, अब अनाईमलाई हिल की हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं और वो कितनी है? तो अनाईमलाई हिल की जो हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं अनाई पीक या अनाईमुडी पीक। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो है 2695 मीटर। किसकी? अनाईमुडी या अनाई पीक, अनाईमलाई हिल की। स्टूडेंट, अगर आपने 2021 डी यू बेड एंट्रेंस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। हमने डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे चीज़ें दी हुई है जिसमें आपको आने वाले जो पेपर है उसमें ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इफ़ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड into 12 time zone of equal longitudinal expansion, then each zone would cover dash of longitude। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और 24 घंटे को अगर उसमें डिवाइड करेंगे तो वहाँ से आएगा 15 डिग्री। लेकिन 24 घंटे की बजाय अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 12 इक्वल टाइम जोन में डिवाइड किया, मतलब 360 को 12 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 और ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यानी 30 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला गया है, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड। तो इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म्ड हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी इसमें जनवरी 1950 आया, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है और पहले जो इलेक्शन कमिश्नर जो थे इंडिया के वो थे सुकुमार सेन और इन्होंने अपना सुकुमार सेन, इसकी स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, सुकुमार सेन। और इन्होंने अपना जो कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक रहे हैं। अच्छा, अभी के जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो हैं आपके IPS राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका
ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अच्छा ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने भी एक नारा दिया था, वो था गरीबी हटाओ देश बचाओ। गांधी जी का एक काफ़ी सारे नारे दिए थे, लेकिन उसमें से एक ये भी था कि किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। ये आज़ादी से पहले उन्होंने दिया था कि किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर इज़ रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट। तो ऑप्शन है खबर कीमत, खबर ताज़ा, खबर ताकत या खबर लहरिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 दलित वुमेन की जो चलाती है चित्रकूट के अंदर, उस न्यूज़पेपर का नाम है खबर लहरिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। फर्स्ट ऑप्शन है, लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। सेकेंड ऑप्शन इज इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जी ये बिल्कुल सही है आपका, मतलब बी पार्ट इसका सही है। आगे पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। ये भी सही है इसका। अगला है, नो सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज़ फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। बल्कि ऐसा है कि रिजर्व्ड होती है उनके लिए, तो ये गलत है आपका। तो पहला और ए और डी गलत हो गए, बी और सही हो गए। तो क्या बोला गया है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ऑप्शन बी और सी देखते हैं किसके अंदर सही है। ऑप्शन बी एंड सी, देखिए पहले के अंदर ही है ऑप्शन बी एंड सी ओनली, तो इसका इसीलिए करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया है, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ध्यान देना स्टूडेंट कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है BR अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल नहीं है यहाँ पर, अबुल है, ये अबुल कलाम आज़ाद, एन गोपाला स्वामी अयंगर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बखूबी जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 11 नवंबर को, अच्छा इन्होंने 1947 से लेकर 1958 तक अपनी मतलब ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे अपनी, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इनका जो बर्थडे आता है वो 11 नवंबर को आता है, इसीलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। तो ये डे आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो 11 नवंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में बोला गया, ए मार्केट इन विच द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कंपनीज आर ट्रेडेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अ मार्केट इन विच द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कंपनीज आर नॉट ट्रेडेड, तो नॉट ट्रेडेड तो होना ही नहीं चाहिए, ट्रेडेड ऊपर आ गया है तो ये गलत हो जाएगी। अ मार्केट विच प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर स्टॉक ब्रोकर टू ट्रेड कंपनीज स्टॉक एंड अदर सिक्योरिटीज़, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और नीचे नॉट गिवन है एंड नीचे जो है यहाँ पे नॉट गिवन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसका जो स्टेटमेंट सही होनी है वो ए और सी सही होनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए और सी किस में मिलता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 में मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर
1 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी पहली और तीसरी स्टेटमेंट ए और सी स्टेटमेंट सही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, सेकंड इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड इज ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, उद्यमों का स्वामित्व। अच्छा, अब स्टूडेंट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर रेफर टू गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर आर नॉट गवर्नमेंट ऑन। मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं ये गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन होती है और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, गवर्नमेंट के खुद के नहीं होते हैं ये, तो ये आपको पता ही होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 41 में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला गया गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर। तो असर्शन ए में दिया हुआ है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 अफेक्टेड द वर्ल्ड, रीजन डिमांड ऑफ गुड्स इन द मार्केट वर लो, मैनी फैक्ट्रीज वर लाइंग आइडल एंड वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। तो स्टूडेंट, इसका पहली स्टेटमेंट मतलब असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में लीड टू अ स्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट। पहला है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है फॉल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये भी सही है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये गलत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI इन इंडियन इंडस्ट्रीज, ये भी गलत है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रोमोटर, ये स्टेटमेंट सही है। और लास्ट ऑप्शन इज लास्ट स्टेटमेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग ऑब्सोल्यूट या इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी ABEF स्टेटमेंट इसकी सही हो रही है। हमें पहचाननी ही सही है, तो देखते हैं ABEF कहाँ पर मिलती है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रही है ABEF, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन 43 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहले ये जान लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें किसी स्टूडेंट का खुद का माइंड का क्रिएशन होता है या रिसर्च होती है या कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद की माइंड की होती है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। अगर कोई चुराता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। तो अब देखते हैं पेटेंट। तो पेटेंट खुद के दिमाग का हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट, गुडविल भी खुद की हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्रेडमार्क जैसे कि आप ट्रेडमार्क बनाते हैं अपना, तो ये भी अपनी थॉट से बना सकते हैं, तो इसका इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेड एग्रीमेंट। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। 44 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन परम्ब स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट हेल्ड रिसेंटली। तो स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को DU ने हटा लिया गया है, मतलब ड्रॉप कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो ये प्रारंभ जो स्टार्टअप है ये कहाँ, मतलब किस में, इसमें कौन कौन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई है। तो इसमें बिम्स्टेक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रीज शामिल हुई, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार,
श्रीलंका और थाईलैंड ही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट किए। तो इंडिया भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है और एक श्रीलंका भी आ रहा है। भूटान इसमें बिम्स्टेक में नहीं था, तो इसलिए इसका जो पार्टिसिपेट हो रहा है वो ए बी एंड डी हो रहा है। तो देखते हैं ए बी एंड डी कहाँ पर मिलता है। ए बी एंड डी जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, इंश्योर द एंट्री ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट फैमिली। 45 के बाद 46 की तरफ चलते हैं, चूज वन वर्ड दैट इज सुइटेबल फॉर बोथ सेंटेंस। ऑटो नेगुबर द हिस्टोरियन एंशियंट मैथमेटिक्स ए टोल्ड स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही करेक्टराइजेज एज, फिर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, और अगले में दे रखा है शी वॉज अ डैश इन हर ऑन लाइफ टाइम। तो अब देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है लीजेंड। तो वो शी वॉज अ लीजेंड इन हर ऑन लाइफ टाइम, तो लीजेंड इसका यहाँ पर दोनों जगह लीजेंड ही आना है। बाकी के जो हेयर से का मतलब क्या होता है, हेयर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें या ऐसी बातें जो गलत भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस, देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल, कम चाइल्ड, कम चाइल्ड, कम ऑन द फुटपाथ। तो ये जो है ये स्टूडेंट ये है एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, ये है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, किसी शब्द में एक ही अक्षर या ध्वनि जो आप बार बार आए या स्टार्ट हो उसी को कहते हैं एलिट्रेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में एजोनेंस दिया हुआ है, तो एजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई सेम वोविल आए, मतलब वोविल तो सेम आए और मतलब सेम वोविल की आवाज़ आए लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो, या सेम कॉन्सोनेंट हो और डिफरेंट वोविल हो। जैसे हम लिखते हैं सीन, और एक लिख दूँ मैं बीट, तो ई ये वाली, लेकिन वोविल अलग अलग है, यहाँ पर ई ए है और यहाँ पर डबल ई है, तो सीन बीट, तो ई की जो आवाज़ आ रही है यही कहलाता है एजोनेंस। और थर्ड में जो साइमाइल जो है, साइमाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी से अगर समान दिखाया जाए तो उसी को साइमाइल दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी के फेस को गुलाब के साथ कंपेयर करूं तो साइमाइल के फॉर्म में साइमाइल कहलाएगा। 47 के बाद 48 की तरफ चलते हैं। 48 में बोला गया है दाव का अर्थ क्या है। तो दाव एक तरीके का धारदार हथियार होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है कि बड़ा धारदार हथियार जिससे बांस को छीला जाता है। 48 के बाद 49 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो स्टूडेंट, मैं मंगलवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, या हम कल उसके घर जाएंगे, उसके माता जी आज दिल्ली से आएंगी, ये कल विद्यालय नहीं आ पाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, वाक्य जो अशुद्ध है वो है पहला ऑप्शन नंबर 1, मैं मंगलवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो यहाँ पर के दिन नहीं आना चाहिए था, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। 50 में बोला गया व्हाट इज़ द केस इन स्वास्तिक। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्वास्ति शब्द के योग में कौन सा कारक होता है। तो ये होता है संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, संप्रदान कारक। अच्छा, संप्रदान कारक कैसे कहते हैं, जिसके लिए कोई कार्य किया गया है उसे ही संप्रदान कार्य कहते हैं। और इसमें जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इसमें विभक्ति चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, जिस या तो के लिए यूज़
के लिए इस्तेमाल होगा या को इस्तेमाल होगा। जो विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक के वो है के लिए या को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। और 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी गुरु छात्र कुदियति। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है फ्रॉम विच कंट्री करतार सिंह सराभा गॉट हिज हायर एजुकेशन। तो करतार सिंह सराभा ने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की थी। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है यूएसए, यानी अमेरिका से इन्होंने अपनी हायर डिग्री कंप्लीट की थी। और करतार सिंह सराभा को पंजाब रिवॉल्यूशनरी के तौर पे जाना जाता है। 15 साल की उम्र में ये गदर पार्टी के मेंबर भी बन गए थे और 19 साल के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी, मतलब इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सगी। तो सगी का जो मीनिंग होता है वो होता है ज्वेलरी या आभूषण। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। 53 के बाद 54 में देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ अब्दुल हलीम सराय नोवेल। तो अब्दुल हलीम सराय नोवेल का क्या नाम है। उमराव जान अदा या फिर दो से बरी या इब्नुल वक्त या फसाने आज़ाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी फिर दो से बरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 54 के बाद 55 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोइट कलेक्शन ऑफ असरारुल हक मजाज। तो आहंग, दस्ते सबा या गुलेतर या सुर्खे सवेरा। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आहंग। बाकी की चीज़ें भी देखते हैं। दस्ते सबा फैज़ अहमद फैज़ की किताब है दस्ते सबा, और गुलेतर जो है वो है मखदूम मोहिनुद्दीन की गुलेतर, और सुर्ख सवेरा भी मखदूम मोहिनुद्दीन की ही किताब है। अब 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ ट्रू अबाउट कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म। तो ऑप्शन में बोला गया इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स बट अबाउट रिलीजन। तो ये गलत है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन सिमिलर मैनर, ये भी गलत है। इट कंस्ट्रक्ट लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप विच इज़ सिंगुलर एंड होमोजीनियस इन नेचर। तो यही स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन इसका यही है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सी नहीं है। तो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 100 लिव बर्थ। तो स्टूडेंट यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर होते हैं टोटल 1000। तो यहाँ पर कितने होते हैं 1000 की बात होती है यहाँ पे। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लिव बर्थ। ये भी गलत है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर 1000 नहीं होता है बल्कि 10,000 होता है। 10,000 लिव बर्थ के ऊपर ये चीज़ देखी जाती है। सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू एस्टिमेट नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट कौन सी नहीं है। करेक्ट है ए और बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 57 का पहला ही ऑप्शन है कि ए और बी स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। 58 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप।
तो सोशल ग्रुप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, देयर आर कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन आर डायनेमिक, या पीपल ऑलवेज हैव डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, या स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइनेबल। तो पहला ही स्टेटमेंट इसकी सही है कि देयर आर कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब सोशल ग्रुप कहते किसे हैं? तो दो या दो से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं, जब आपस में मिलते हैं और उनके जो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और उनके आइडियाज़ में जब सिमिलैरिटीज़ होती है या सेंस ऑफ यूनिटी उनकी सेम होती है, तो उसी को कहते हैं सोशल ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें बोला गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्केट विलेज लोकेटेड डीप इन हिंटरलैंड ऑफ नॉर्थ बस्टर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि धोराई ही मार्केट का नाम है। 60 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें ये बोला गया है, स्टडीज इंडिकेट दैट perceiver plays a key role in the process of perception. The main reason behind different ways people process the same stimuli can be, तो functional factors या 5 phenomena या figure and ground या culture background and experience। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कल्चर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, इट इज़ फाउंड दैट एग्जामिनेशन एंजाइटी कैन एडवर्सली अफेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। सपोज a study is conducted to validate this finding and correlation between examination anxiety and performance is calculated. Which of the following correlation confirm this finding? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि 0.41। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में ये बोला गया, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वे विद विच अ टीचर कैन इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन हिज या हर स्टूडेंट इज बाय नरेटिंग मोरल स्टोरीज। अब मोरल स्टोरीज़ को नरेट करना या बताकर सुनाना तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। पनिशिंग फॉर इमोरल बिहेवियर, पनिश तो करना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट को, तो ये भी गलत है। प्रैक्टिसिंग मोरल वैल्यूज़ हर सेल्फ, तो जी बिल्कुल, जब इस टीचर मोरल वैल्यूज़ को दिखाएगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, जब वो स्टूडेंट को बताएगा कि मोरल वैल्यूज़ करके बताएगा, तभी स्टूडेंट उससे सीखेंगे। या डिस्कसिंग मोरल इश्यूज़, तो डिस्कस करने से भी कुछ नहीं होगा। इसका है प्रैक्टिसिंग मोरल वैल्यूज़ हर सेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द फैक्टर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फेल्यूर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सर्टेन क्रूशल एरियाज, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी बाय द प्राइवेट सेक्टर, डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। Statement D is the need for accelerating the pace of economic growth and achieving goal of development। तो स्टूडेंट इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो ऑप्शन जो है वो चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में मिलती है। तो ये हमें मिलती है ऑप्शन नंबर 4 में, ऑल ABCD आर करेक्ट, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये देखते हैं कहाँ पर मिलता है, ये मिलेगा आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस ए की ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय बैंकर बिफोर सैंक्शन द बिजनेस लोन। तो वो जो बिजनेस लोन से पहले जो बैंकर क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इनका डेब्ट इक्विटी रेशो कितना है, डेब्ट जो इक्विटी रेशो है वो कितना है, यानी इसका
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक दिमागी गुलामी। तो दिमागी गुलामी जो थी ये राहुल संकृत यायन ने दी थी, मतलब उनकी बुक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, राहुल संकृत यायन। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। चिल्का लेक उड़ीसा, बिल्कुल सही है। चिल्का लेक जो है आपकी, चिल्का लेक, ये आपकी उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। सरदार सरोवर लेक, अब सरदार सरोवर लेक तेलंगाना में लिखा हुआ है, जबकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सरदार सरोवर लेक जो है ये आपका गुजरात में है। और है कौन सी नदी के ऊपर? ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। नागार्जुना सागर लेक जम्मू कश्मीर में दे रखा है, जबकि है क्या, नागार्जुना जो सागर लेक है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा रिवर के ऊपर है। वुलर लेक गुजरात दे रखा है, जबकि है इसका वुलर लेक जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसलिए सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट, यानी कि पहली स्टेटमेंट ही सही मैच हुई है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहली स्टेटमेंट है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन PQRST एंड यू देयर आर 2 मैरिड कपल, मतलब 2 मैरिड कपल है इसके अंदर, ठीक है। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ P एंड मदर ऑफ Q। जो S है वो P की तो ग्रैंड मदर है, मतलब ये हुआ कि P, यहाँ पर P है और ये जो आपका है S नेगेटिव, ग्रैंड मदर है इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, और मदर है ये Q की, तो ये S रिलेशन हो रहा है ये, तो P की ये हो गई ग्रैंड मदर। R इज़ द वाइफ ऑफ Q एंड मदर ऑफ U। तो R जो है ये वाइफ है, मतलब नेगेटिव औरत के लिए मैं, फीमेल के लिए मैं नेगेटिव और मेल के लिए पॉजिटिव। तो क्योंकि ये वाइफ है तो इसलिए ये Q हो गया पॉजिटिव। साथ ही साथ ये बोला गया है एंड मदर ऑफ U, मतलब U क्या है, R क्या है, U की मदर है, ठीक है। U इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ T। तो ग्रैंड डॉटर ऑफ T का मतलब ये इसकी बेटी है और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर का मतलब ये हुआ कि ये लड़की है और ये दोनों भाई बहन हुए हैं अभी तक। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है हाउ इज़ R रिलेटेड टू P। तो जो R है वो P के साथ कैसे रिलेशन में है? ये दोनों अगर भाई बहन हुए तो R उसकी क्या हुई, माँ हुई। तो ऑप्शन में देखते हैं कि माँ का ऑप्शन कहाँ पर है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, यानी इसकी हुई, सॉरी मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, यानी इसकी माता हुई। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, माता या मदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कंपेयर द नॉलेज ऑफ पर्सन X Y Z A B एंड C इन अ रिलेशन टू ईच अदर। A knows more than Y, A knows more than Y, मतलब ये हुआ कि जो A है वो Y से ज़्यादा जानता है, ठीक है। Y knows as much as B, मतलब Y जितना जानता है उतना ही B जानता है, मतलब दोनों की नॉलेज बराबर हुई। X knows more than A,
तो x जो है a से ज़्यादा जानता है, मतलब x हो गया इधर, और c नोज लेस देन b। c जो है b से कम जानता है, मतलब b ज़्यादा जानता है, इसलिए c हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सेकंड स्टेटमेंट हमारी मिसिंग हुई है कि z नोज लेस देन c। z जो है वो c से कम जानता है, मतलब z सबसे कम जानता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया द बेस्ट नॉलेज पर्सन अमंग ऑल इज, सबसे ज़्यादा जानने वाला या सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि x को है। तो x ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जा रहा है x, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें बोला ये गया है कि वन डे राजा लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। तो 10 किलोमीटर वो, जैसे कि ये मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये जा रहा है, थोड़ा सा इधर मार्क करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये साउथ की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर, तो साउथ नीचे होगा। टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, ये अपने टर्न चलता है तो इधर होगा, और ये 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर दोबारा से टर्न ये राइट लेता है, तो टर्न राइट लेके ये ऊपर जाएगा और 10 किलोमीटर चला है। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, और फिर ये लेफ़्ट लेकर 10 किलोमीटर और चलता है। हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव साइकिल टू रीच इट्स होम स्टेट, तो स्टेट कैसे जाएगा वो, स्टेट यहीं से तो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक था आपका, यहाँ से यहाँ तक था आपका 10, और यहाँ से यहाँ तक था 5, तो 10 और 5 मिला के हो गया 15 किलोमीटर, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन 15 किलोमीटर है, आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कुछ डेज़ आपको याद होने चाहिए, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अगर आपको ये याद है तो आप सीधा सा मार्क कर दोगे कि उस दिन थर्सडे था। एक और आपको मैं बता देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को, मतलब आज़ादी वाले दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन था आपका फ्राइडे। तो ये 2-3 दिन आपको याद होने चाहिए। वैसे इसकी ट्रिक थी, लेकिन ट्रिक लंबी हो जाएगी। ये डेज़ 2 कम से कम आप याद रखो, एक 26 जनवरी 1950 को थर्सडे और 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। अ बैग कंटेन 2,5 and 10 rupees coin in the ratio 5:10:4 amount to rupees 300. Find the number of coin of each type respectively. तो ये आपको दे रखा है। तो जो रेशो में गिवन होता है इसी को हम मान लेते हैं कि ये 5x, 10x और 4x के रेशो में है, और कंटेन कितना है, तो उसी को मल्टीप्लाई करके 300 रुपये आ रहा है। मतलब 5x इंटू 2 प्लस 10x इंटू 5 और 4x इंटू 10 बराबर ये आ रहा है 300 के, ये 300 के बराबर आ रहा है। तो 5x इसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10x, ये करोगे तो 50x, और 10 को 40 में 4 में करोगे तो 40x बराबर 300। तो यहाँ से आ जाएगा 100, 300, 100x बराबर 300। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब जो रेशो आपको गिवन था, मतलब 5x, तो 5 इंटू 3 करोगे, x की जगह 3 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 15, आपके पास आएगा 15। फिर आएगा आपके पास 10x करोगे तो 30 और 4x करोगे तो 12।
मतलब 15, 30 और 12। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल पा रहा है ये। तो ये ऑप्शन में है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15, 30, 12, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, कि डैट को लिखा गया है 5485। तो 5485, तो गैज को क्या लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ट्रिक लगाने की बजाय अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपको ए का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए की प्लेस पे थे 8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 आना चाहिए, और ए की प्लेस पे था 4, तो लास्ट में होना चाहिए 4। तो 8 और 4 देखते हैं किस में है। तो यहाँ पर था सेकंड पे 9, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब 8 4 8 4 दो ऑप्शन में है। अब स्टूडेंट ये देखो आप कि जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी की वैल्यू जो भी है वो 2 बार आनी चाहिए सेम सेम। तो 1 1 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि जी 1 प्लेस पहले प्लेस पे अगर 1 रखेंगे तो दूसरे पे 2 थोड़ी ना हो जाएगी। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, तभी तो सेम होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में, इन द गिवन सीरीज fill the blanks in the end of series by observing the pattern of letter JAK, KBL, LCM और MDN। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक पैटर्न सा बन रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा, बीच में आएगा आपका ई, तो बीच में तो आपका ई हो गया। अब सिमिलरली पहला पैटर्न बन रहा है आपका, जे के बाद के के बाद एल, फिर एम, फिर एन, तो यहाँ पर आएगा एन, फिर के एल एम एन ओ, तो एन ई ओ बन जाएगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एन ई ओ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर्ड 1 and 2. Analyze the problem and then decide which of the courses of action logically follow. Statement आपको given है, people residing in some tribal areas are far from education. Course of action है, school for children and adults should be opened there. Social worker should be entrusted with the job of education them. तो जो ट्राइबल जो एरियाज़ हैं उसमें एजुकेशन पाने के लिए क्या करोगे कि वो बच्चे भी एजुकेशन ले पाएँ, उसके लिए आप यही कर पाओगे कि उन बच्चों के लिए वहीं पर स्कूल खोले जाएं और वहीं पर टीचर अपॉइंट किया जाए। मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सोशल वर्कर हैं हम उनको जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, जिम्मेदार होंगे लेकिन उनको ही जॉब नहीं दे सकते हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देयर आर 3 assumption गिवन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच assumption इज implicit इन द context ऑफ गिवन स्टेटमेंट। द कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज़ हु आर पंक्चुअल एंड सिंसियर। अब 3 assumption आपको गिवन है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी में इंक्रीज, the profit earned by the company may be more than amount to be spent for the incentive program, या those who are not punctual at present may be motivated by the announcement। तो बिल्कुल जो ऐसे अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं कि जो पंक्चुअल रहता है, जो सिंसियर रहता है, कि अगर जो पंक्चुअल नहीं है वो भी आपके पंक्चुअल हो जाए, और प्रोडक्टिविटी फिर वो जब पंक्चुअल होंगे, जब इस तरीके के इनाम उनको मिलेंगे और सिंसियर वो दिखेंगे, तो कंपनी के प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करेंगे बढ़ाने में। अब ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 76 का 4 हो जाएगा, यानी कि 1 and 3। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन बिलो एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका
पैटर्न बनाएंगे। ऑल स्टूडेंट आर राइटर, तो स्टूडेंट होगा और वो सारे के सारे क्या हैं, राइटर हैं, तो राइटर को मैं डब्ल्यू से लिख दिया। ऑल राइटर आर मैन, और सभी राइटर क्या हैं, सभी राइटर है आपके मैन, तो ये इसको मैंने लिख दिया एम से, सभी राइटर आपके मैन है। सम स्टूडेंट आर पेंटर, तो स्टूडेंट था अंदर, और सम स्टूडेंट आर पेंटर का मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट क्या है, पेंटर है, पेंटर को मैंने लिख दिया पी से। अब कंक्लूजन में देखते हैं, सम पेंटर आर स्टूडेंट, बिल्कुल सम पेंटर आर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सम राइटर आर पेंटर, सम राइटर, देखो राइटर ये आ रहा है और इसमें आपका पेंटर भी आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और सम मैन आर राइटर, और ये आपका मैन का था, ये वाला पोर्शन, ये सारा ये मैन का, तो ये सम मैन आर राइटर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैन के अंदर ही राइटर प्रेजेंट है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका राइटर वाला पोर्शन है, इसीलिए तीनों ही स्टेटमेंट इसकी ठीक है। तो अब देखते हैं तीनों स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है उसके अंदर मिल पा रहा है कि ऑल 1 2 3 कंक्लूजन फॉलोज, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर। असर्शन, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट। रीजन, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो पहला जो है, पहला ही गलत है कि यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो ये गलत है, लेकिन रीज़न इसका सही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्यों, क्योंकि सेक्शन नंबर 10(1) में कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम अर्न बाय द टैक्स पेयर इन इंडिया इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, मतलब टैक्स से वो हट गए, जो भी एग्रीकल्चर से इनकम कमाएगा वो उसमें उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79 जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज अ डाइजेशन इलनेस कॉज्ड बाय अ कोरोना वायरस कॉल्ड सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस। स्टेटमेंट 2, कोरोना वायरस डिजीज़ इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। तो ये स्टेटमेंट तो इसकी सही है, सेकंड वाली, लेकिन सेकंड जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वहाँ पर डाइजेशन इलनेस नहीं होती है। किस चीज़ की बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी होती है, ये आपको पता होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसीलिए पहली वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट कहाँ गलत बताई गई है। ऑप्शन नंबर इसके 4 में बताई गई है कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ ये DU B.Ed एंट्रेंस 2021 का जो हमने क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, ये 2 पार्ट में हमने सॉल्व किया है। पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप 50 क्वेश्चन जो हमने पहले पार्ट में कवर किए हैं वहाँ से देख सकते हैं। उस 2020 का भी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DU में आने वाले वीडियोस और जो आपका B.Ed के अंदर, DLED के अंदर और B.Ed स्पेशल के अंदर जो भी मटेरियल आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उसकी वीडियोस भी हम आने वाले वीडियोस में अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।